ऑन दिस कंप्यूटर। जी, तो आप लोग ये अनुमति दे दीजिएगा जब ये टेलीफोन पे पूछे। तो धन्यवाद। फिर से आप लोगों को नमस्कार। ओस्लो नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल श्रद्धालु। आप पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाएं तरफ लगा हुआ है नॉर्वे का झंडा। नॉर्वे का झंडा भी तिरंगा है और भारत का झंडा भी तिरंगा है, ये देखिए। और लेकिन अपने अलग अलग उनके मानक है, सब कुछ है, लेकिन दोनों देशों की एक सबसे खास बात यह है, दोनों ही देश जो है लोकतंत्र और लोकतंत्र है दोनों देशों में। और दोनों देश जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही मजबूत है। सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। तो आइए हम इतने छोटे से देश नॉर्वे से आपको आज जो है सुरेश चंद्र शुक्ल श्रद्धालोक यानी स्वयं मैं अपनी दो लघु कथाओं का पाठ करूंगा। और इसके साथ साथ आज जो हमारे साथ मुख्य रूप से समीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं और उनके नाम लेता हूं। सबसे पहले हमारी डॉक्टर पुष्पा बरनवाल जी हैं जो जो जुड़ी हुई हैं। नमस्ते। सबसे पहले वो समीक्षा करेंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं आलोक रंजन पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वह समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। तो वह जो है एक वह जो है अपनी मेरी ये दो लघु कथाएं जो आज पढ़ेंगे और जो पहले एक कविता पढ़ एक लघु कथा पढ़ी थी उस पर समीक्षा करेंगे। उसके बाद हमारे शशि पराशर जी जो एसपीडीएन इन्होंने एक चैनल बनाया, सांस्कृतिक सांस्कृतिक कल्चरल चैनल दिल्ली से शुरू किया है अभी, और उनको हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और शशि पराशर जी उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आगे फिर कविता का दौर शुरू करेंगे। फिर हम डॉक्टर अर्जुन पांडे जी जो हमारे पर्यावरणविद हैं और एक अच्छे लेखक हैं अवधि के। ठीक है, अब हम अपनी लघु कथा का पाठ करते हैं। लहर, पहली लघु कथा जिसका आज हम पाठ कर रहे हैं उसका शीर्षक है लहर। चुनाव जोरों पर है। प्रधान जी को जिताने में पूरा तंत्र ऐसे लगा है जैसे ब्रह्मांड का चुनाव हो। गांव वालों के अलावा सरकारी मशीनरी, ठेकेदार, व्यापारियों के चेले चपाड़ी, तहसीलदार, थानेदार भी प्रभाव जताने में लगे हैं। ये कैसा चुनाव है? इस बार जनता सड़क पर नहीं बल्कि शांत घरों पर है। लगता है जनता इकट्ठे चुनाव के लिए निकलेगी, जिसको चाहेगी उसे वोट देकर उसके भविष्य का फैसला करेगी। मैं फिर से पढ़ देता हूं ये कुछ पंक्तियां जो हमने भी पढ़ी हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधान जी को जिताने में पूरा तंत्र ऐसे लगा है जैसे ब्रह्मांड का चुनाव हो। गांव वालों के अलावा सरकारी मशीनरी, ठेकेदार और व्यापारियों के चेले चपाड़ी, तहसीलदार, थानेदार भी प्रभाव जताने में लगे हैं। ये कैसा चुनाव है? इस बार जनता सड़क पर नहीं बल्कि शांत घरों पर है। लगता है जनता इकट्ठे चुनाव के दिन निकलेगी, जिसको चाहेगी वोट देकर उसके भविष्य का फैसला कर देगी। इस बार जनता चुप है, प्रखर नहीं। ताकतवर दबंगों से कौन माथापच्ची करे? पता चला है इस बार मास्टर हजारे के नाम पर फुसफुस हो रही है और उसकी लहर है। कोरोना काल में उसने गांव की बहुत सेवा की थी। लोग समझदार हैं, देश के अनाज को अपना बताकर कब तक वे वोट लेते रहेंगे। कोरोना काल में लोगों ने देख लिया था कि कौन आगे आया था। अंदर अंदर मास्टर हजारे की लहर है, दिखाई नहीं दे रही। जैसे सर्दी में पहाड़ों पर झरने ऊपर से बर्फ से ढके रहते हैं पर नीचे नीचे बहते रहते हैं। अब दूसरी लघु कथा का शीर्षक है जबान पर ताला। ग्राम पंचायत में संविधान बचाने और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मशहूर हरिया ने गांव वालों की समस्याओं को उठाते हुए खेतों में जानवरों के चरने, गौशाला में चारा पानी की कमी से मौत, मरे पशुओं को खेत में खुला छोड़ने का विरोध किया, जिसने हरिया को ग्राम पंचायत में सबके सामने जनता का नायक बना दिया। मैं ये कुछ पंक्तियां फिर से पढ़ रहा हूं। और अभी अमेरिका से मधु शर्मा जी जुड़ी हैं। तो अभी हमने एक लघु कथा लहर का पाठ किया है। अब दूसरी
लघु कथा का पाठ कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, फिर पुनः पढ़ रहे हैं ताकि आप भी सुन लें। जबान पर ताला। ग्राम पंचायत में संविधान बचाने और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मशहूर हरिया ने गांव वालों की समस्या को उठाते हुए खेतों में जानवरों को चरने, गौशाला में चारा पानी की कमी से मौत, मरे पशुओं को खेत में खुला छोड़ने का विरोध किया, जिसने हरिया को ग्राम पंचायत में सबके सामने जनता का नायक बना दिया। एक ने सवाल उठाते हुए कहा, हरिया विपक्ष का नेता बना घूमता है, इसका सच गांव में आग लगा देगा। अतः हरिया की जबान पर ताला लगा दिया जाए। आज के बाद यह गांव में किसी भी समस्या पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। प्रधान के समर्थकों ने शोर मचाया और लगा संसद में ध्वनि मत में बिना चर्चा के विधेयक पास होने की तर्ज पर हरिया की जबान पर ताला लगा दिया गया। फैसला हुआ कि अब हरिया गांव में किसी भी समस्या पर अपनी जबान नहीं खोलेगा। ओह, यह आफत कहां से आ गई? प्रधान के घर में आग लगाकर लोगों ने प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान के साथी भाग खड़े हुए। हरिया उन्हें बचाने दौड़ा। हमलावरों ने हरिया को भी पकड़ लिया। हरिया चीखना चिल्लाना चाहा, पर हमलावर ने उसे जुबान पर ताले वाली सजा याद दिलाई। जब न्यायालय ने हरिया से पूछा कि जब प्रधान पर हमला हुआ वह वहां मौजूद था, तब उसने प्रधान को बचाया क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? हरिया क्या जवाब दे कि उसे लोगों ने कसकर पकड़ रखा था और उसी प्रधान ने उसकी जबान पर ताला लगाने की सजा सुनाई थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में जो लोग YouTube से जुड़ेंगे और वो भी इस कथा को सुनेंगे, मैं सुरेश चंद्र शुक्ल श्रद्धालु नॉर्वे से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में मेरी इस दो लघु कथाओं के पाठ के बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारी समीक्षक, एक अच्छी लेखिका डॉक्टर पुष्पा बरनवाल जी। वो समीक्षा प्रस्तुत करेंगी। आइए डॉक्टर पुष्पा बरनवाल जी। उसके बाद हमारे डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, जो दिल्ली में रामजस डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उसी के साथ ही वह बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जैसा मुझे लग रहा है कि 22 राज्यों में जो हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक संघ है उसके भी वो प्रतिनिधि हैं, बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। हमारे अर्जुन पांडे जी, ये भी बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, ये पर्यावरणविद हैं और अवधि के एक अच्छे लेखक हैं और उसी के साथ साथ कवि भी हैं। आप उनकी रचनाओं को देखेंगे। और आज हमारे साथ और जुड़े हुए हैं शशि पराशर जी, जो एसपीडीएन चैनल के अभी जो नया शुरू हुआ है, एक सांस्कृतिक चैनल दिल्ली में, उसके सर्वे सर्वा है। उसके साथ सूरज के रंग, उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ जो चर्चित हुआ। हमारे साथ मधु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं अमेरिका से। मधु शर्मा जी खुद अपना थोड़ा सा परिचय देंगी और वह जो है काफी सक्रिय भी हैं और स्वयं भी एक अच्छी रचनाकार हैं, अमेरिका से जुड़ी हैं। तो आइए हम दावत देते हैं सबसे पहले हमारी श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं यहाँ रायबरेली लालगंज में पिछले 24 सालों से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हूँ, हिंदी की प्रवक्ता के रूप में। और मुख्य रूप से मैं रंगकर्मी हूँ। थिएटर और नाटक और रंगमंच मेरा प्रिय विषय है। मैं उसी पे ज्यादा लिखती पढ़ती हूँ और कथा साहित्य में भी मेरी बहुत रुचि है। सुरेश जी से मेरी जान पहचान लालगंज में हुई एक अवसर पर। तो आज मेरा विषय इनकी लोक कथा, दो लघु कथाओं पर है। पहली लघु कथा लहर मेरे सामने है, जिसका पाठ हो चुका है। पिछली दो लघु कथाओं पर भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन इस लघु कथा में जो सीमाएं मुझे दिख रही हैं और जो इसकी खूबी दिख रही है, मैं उस पर बात करूंगी। जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा है कि प्रधान जी को जिताने में पूरा तंत्र ऐसे लगा है जैसे ब्रह्मांड का चुनाव हो। तो ये एक प्रतीकात्मक बात है। ब्रह्मांड में कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन वाकई जिस तरह से युद्ध स्तर पर चुनाव का मतलब पूरा देश जूझ जाता है कि हर जरूरी काम परे रखकर सिर्फ चुनाव की जो बात की जाती है वो यहाँ संकेत में है। और पूरी कथा पढ़ लीजिए तो पूरी कहानी में जो लघु कथा की जो विशिष्टता होती है कि सटायरपन,
है ना, एक व्यंग्यात्मक, एक शार्पनेस, वो शार्पनेस उनकी पिछली कहानियों की तुलना में इसमें मुझे थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि ये जो कहानी है ये साफ पता चल रहा है कि किसका चुनाव होने वाला है और जनता किसको चुनना चाह रही है, ये है। लेकिन लास्ट में जो 3-4 लाइनें हैं इनकी, उसने पूरी कहानी को एकदम जैसे सुंदर बना दिया है कि अंदर अंदर मास्टर हजारी की लहर है, दिखाई नहीं दे रही, जैसे जहां से कहानी कहानी बन जाती है। और इस कहानी को, मतलब ये 2 लाइनें जो हैं इस पूरी कहानी का सार रख देती है कि जैसे सर्दी में पहाड़ों पर झरने ऊपर से बर्फ से ढके रहते हैं, पर नीचे नीचे बहते रहते हैं। तो यह जो पंक्तियां हैं, ये जो शाश्वत, जो जनतांत्रिक चेतना है कि हमें परिस्थितिवश कुछ समय के लिए जरूर दबा दिया जा रहा है, लेकिन हमारी चेतना को इतना आसान नहीं है मार देना। और वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहाड़ में बर्फ जमी रहती है, लोगों को लगता है कि बर्फ है, जम गई है, ठंडी हो गई है, लेकिन वो पंक्ति है ना कि बर्फ की एक सिल मेरे भीतर, ऊपर बर्फ की एक सिल मेरे नीचे, न जाने कैसी आग है जो बुझती नहीं है। तो बिल्कुल उसी भाव को ये कहानी यहाँ पे रेखांकित कर रही है। तो पिछली कहानियों की तुलना में इसमें बिंब नहीं है, साफ है, सीधा प्रवाह है भाषा का। और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें लेखक ने जो साहस किया है इस फांसीवादी यथार्थ को दिखाने के लिए, वो कमाल की बात है। और क्या ही बताएं कि इस समय तो लोग इतना सावधान हैं, और सर तो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि यूट्यूब में ये रिकॉर्ड हो, लोग जाने सुने, इस पर चर्चा करें। तो बहुत शानदार कहानी है, मुझे ये कहानी इस रूप में अच्छी लगी। मैं दूसरी कहानी पर चर्चा करना चाहूंगी जो निसंदेह बहुत अच्छी कहानी है, जबान पर ताला। मुझे लहर की तुलना में इसमें थोड़ी ये ज्यादा मुझे प्रभावी लगी। अ, इसमें ये जो कहानी है कि हरिया हरिया की जो स्थिति है, हरिया एक लोकतंत्र का रक्षक है, और लोगों के काम आ रहा है, मरे पशुओं को, जो भी आज हमारे ऊपर बीत रही है, उन सारी स्थितियों पर वो खड़ा है। उसे पता है कि सारी अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। लेकिन त्रासदी ये है कि उसी व्यवस्था के जो तथाकथित जो सिरमौर लोग हैं, वो लोग हरिया की जबान पे ताला लगा दिए हैं। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि जिन लोगों ने ताला लगाया है, कहते हैं ना कि अगर आप कहीं अपने घर के बगल में या अपने ही घर के पड़ोस में अगर आग लगाते हैं तो एक चिंगारी आपके घर भी आएगी। बिल्कुल वही स्थिति है। यह आग लगाने वाले नहीं समझ रहे हैं। जो ये कहानी बयां कर रही है कि जब प्रधान के घर में जब आग लगी है, और हरिया क्योंकि वो एक सच्चा मानुस है, तो पहुंचा है दौड़कर कि सारी परिस्थितियों को परे रखकर कि वो जाके प्रधान को बचाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमलावरों ने उसे घसीट लिया है, मुंह पे ताला लगा दिया गया है। और विडंबना यह है कि जब न्यायालय पूछता है कि जब प्रधान पर हमला हुआ, तुम वहां मौजूद थे, तो तुमने प्रधान को बचाया क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? तो हरिया क्या जवाब दे? उसे तो लोगों ने कस कर पकड़ रखा है, और उसी प्रधान ने उसकी जबान पर ताला लगाने की सजा सुनाई, उसी प्रधान ने। तो जब स्थितियां क्या होती है, ये कहानी एक तरह से सचमुच इसमें एक सटायर है कि जो वर्तमान जो फांसीवादी यथार्थ है, जो एक तरह का डिक्टेटरशिप चालू है, और जो लोग इसके विरोध में हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे बहुत खुलकर बात की जाए, क्योंकि अगर लेखक खुलकर बात नहीं करेगा उसे क्या भय है ना। तो जिस तरह से उसके पीछे तमाम जासूसी कंपनियां, ईडी लगा दी जा रही हैं और आम आदमी त्रस्त हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ये परिस्थितियां पलट के जो चिंगारी फेंक रहे हैं उनके घर भी ये ज्वालामुखी जलेगी। और इसकी कहानी की भाषा बहुत अच्छी है। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होनी चाहिए। एक समय था जब नागार्जुन जब खुलकर पॉलिटिकल जब अपनी रचनाएं करते थे, तो आलोचकों का एक दल जो है वो बिल्कुल कांव कांव उनके पीछे चिल्ला रहा था कि अरे ये तो सपाट बयानी के लेखक हैं, और इनकी भाषा तो अखबारी संवेदना की भाषा है, और इसमें कलात्मक आग्रह तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा शिल्प है कि अपनी बात को सीधे सीधे रखना, बगैर किसी लाग लपेट के, चमक दमक के, बगैर किसी पॉलिश के, खुरदुरे यथार्थ को डिट्टो हूबहू उसी तरह प्रस्तुत कर देना। खतरा तो है कि लोगों को एक लग सकता है कि इसमें कलात्मक आग्रह नहीं है,
परंतु ये बात भी सही है, इन्होंने जो भी कहा है वो जलेबी की तरह घुमाकर तो बिल्कुल ही नहीं कहा। बिल्कुल सीधा सीधा डंके की चोट पर इन्होंने आज के भयावह यथार्थ को इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये बहुत बड़ा लेखकी साहस है। आज के समय में अच्छे से अच्छे लोग जब मामूली सी मामूली सुविधा में बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, मुखौटा लगा ले रहे हैं, बच रहे हैं, ऐसे समय में डंके की चोट पर इतनी सुंदर कहानी लिखना कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर लेखक का विश्वास है। और लेखक निराशा में नहीं है कहीं, उसे यकीन है कि जिसने आग लगाई है एक चिंगारी उसके घर भी जाएगी। जिसने जिसने जबान पर ताला बंद किया है तो वो जबान पर बंद ताले की कीमत एक न एक दिन उसे भी चुकानी पड़ेगी। तो दोनों कहानियां अपने उद्देश्य में सफल है और अच्छी कहानी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्रद्धेय डॉक्टर पुष्पा बरनवाल जी, जो एक अच्छी रंगकर्मी और कथाकार भी हैं, समीक्षक भी हैं, और जो जानी मानी पत्रिकाएं हमारी रंगकर्मी की हैं, चाहे वो संगीत नाटक अकादमी हो या और अन्य पत्रिकाएं, उसमें भी आपके लेख प्राय प्रकाशित होते रहते हैं। अब हम आपको रायबरेली, लालगंज रायबरेली से ले चलते हैं सीधे दिल्ली, राजधानी दिल्ली। जी हाँ, राजधानी दिल्ली, जो मेरी दृष्टि में वो एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि पूरे पूरे भारत की संस्कृति, पूरे भारत के लोग यहाँ पर आकर मिलते हैं। स्वागत है हमारे श्रद्धेय डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, जो रामजस कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं हिंदी के, और बहुत अच्छे स्वयं रचनाकार हैं, और आप भी एक चैनल चलाते हैं, विश्व हिंदी संगठन के आप संस्थापक भी हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका थोड़ा सा स्थिर सा हो गया है, जैसे लग रहा है। कोई बात हो तो आप दोबारा जुड़ सकते हैं। सर देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आपका संपर्क कट गया है, और मुझे लग रहा है कि वह जो आवाज और तस्वीर को, यानी इसकी वजह से वह जो है परिधि से बाहर हो गए हैं, हमारे इस कार्यक्रम की परिधि से। और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही दोबारा जुड़ते हैं। और मैं आपको अब ले चलता हूँ शशि पराशर जी के पास। शशि पराशर जी दिल्ली से जुड़े हैं। वह अपने कुछ विचार जो है इन दो लघु कथाओं पर व्यक्त करेंगे, और उसके बाद जो है जब आएंगे हमारे आलोक रंजन पांडे जी, तो उस वो जुड़ जाएंगे। स्वागत है आपका शशि जी। शशि पराशर जी, आपका स्वागत है। शशि जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लग रहा है कि दिल्ली में नेट कमजोर है। जी। इनका माइक इनका माइक बंद है। हाँ, नहीं, उनका इनका माइक भी माइक बंद बंद है, है। और उनकी चित्र जो है हिल नहीं रहा है। तो अक्सर चित्र हिलता है, या पता चलता है कि आंख खुली है, या तो वैसे देखने में तो लग रहा है, लेकिन चित्र नहीं हिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि मैं तब तक इनको फोन करता हूँ। मैं अब आदरणीय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी के पास चलता हूँ, उनसे सुनता हूँ इन कथाओं के बारे में थोड़ा सा। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, जो पर्यावरणविद भी हैं, एक अवधि के लेखक भी हैं, और ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रोफेसर हैं। स्वागत है आपका। आप अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। आज के इस शुभ अवसर पर श्रद्धेय शरद आलोक जी का वंदन, अनुमोदन, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का वंदन। अभी आलोक जी की 2 लघु कथाओं के विषय में श्रद्धेय पुष्पा जी की समीक्षा में सुन रहा था। आलोक जी ने अपनी लघु कथाओं को वाचन भी किया, और इनकी जो पहली लघु कथा
लहर और दूसरी जबान पर ताला। सत्य में यह है, ये दोनों लघु कथाएं आज के परिवेश को छूती हुई हैं। वर्तमान में देश में चुनाव हो रहे हैं और परोक्ष रूप में शरद जी ने जो बातें रखी हैं, ये बुद्धिजीवियों के लिए और समाज के लिए उत्प्रेरक ये कथाएं हैं। और इन कथाओं के माध्यम से कम आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है कि इस चुनाव में और पहले आज 3 दशक 4 दशक के पहले के चुनाव में ये देखें तो काफी अंतर देखने को मिलता है। अब तो बहुत कुछ संभलने की जरूरत। लहर के अंदर, इस लघु कथा के अंदर जो आपने बात रखी, अभी कथा के माध्यम से निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह ऐसा परिवेश है और जिसमें जितने भी जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को कोई चिंता नहीं होती है। जितने राजनीति करने वाले लोग हैं वे दौड़ धूप जरूर लगाए रहते हैं, फिर आजकल जरूर यह देखा जा रहा है कि जनता शांत है। और जिस दिन चुनाव आता है, क्या गजब का दृश्य आलोक जी ने प्रस्तुत किया है। न किसी से चर्चा, न किसी से बात, और जनमानस जनता जो है एक ऐसा निर्णय लेती है जो जी अर्जुन जी। है। और दूसरी जो जमात नाला है, मैं इस पर और ज्यादा नहीं, कुछ और लोग अपना विचार रखेंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आलोक जी ने अभी रखा इसमें है कि कभी कभी अपना निर्णय ही अपने ऊपर लागू हो जाता है, तब समस्या बनती है कि वो प्रधान उस हरिया के ऊपर ताला जरूर लगा रहा है। उसको क्या मालूम है कि कभी उसके ऊपर भी कोई घटना ऐसी घटेगी जहां पर हरिया की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा समाज में अक्सर देखा गया है। मैं यहाँ प्रेमचंद की उस कहानी को भी जरूर इसमें शामिल करूंगा कि जिसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बात आती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का एकदम लगता है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में उसको कहाँ मालूम है कि वो उसका ही निर्णायक हो जाएगा, उसके विषय में निर्णय सुनाएगा। अंत में देखा जाए तो वहां पर वो यह नहीं देखता है कि उसकी दुश्मनी है कि क्या है, कुछ नहीं देखता है, लेकिन निर्णय वह ही लेता है जो आवश्यक और जो सही होता है। तो आलोक जी ने अपने इस जबान पर ताला के माध्यम से यह संदेश देने का भरसक प्रयास किया है कि हमेशा जो है कहीं भी रहें, ये आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका बखूबी निर्वाह करें। और कम से कम जो किसी के कहीं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी से कोई भी दबाव या प्रभाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज के इस परिवेश में बहुत आवश्यक है। तो मैं जरूर ये कहूँगा कि कई लघु कथाएं अभी हम लोगों को शरद आलोक जी की हम लोगों को सुनने को मिली और अच्छा लगता है। हम लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये लघु कथाएं जब विस्तार में रूप में जाती है तो कहानी का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए ये कथा जो है, लघु कथा जो आज के परिवेश को छूती हुई है, आज के समाज को जगाने के लिए है और बहुत कुछ संदेश देती है कि हमको किस तरह से आगे की ओर अपना रास्ता तय करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज शरद आलोक जी का हृदय से वंदन और उनका स्वागत करता हूँ कि कम से कम आज
लोगों की जबानें बंद जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंतस के भाव को किस तरह से लोगों को से एक संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रेरक है। और ये प्रेरक प्रसंग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और मैं इनका हृदय से वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय। बहुत सुंदर अभी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे थे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। अब हम आपको अमेठी से ले चलते हैं पुनः नई दिल्ली। नई दिल्ली में हमारे लेखक, समीक्षक और एक विश्व हिंदी संगठन के संस्थापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं रामदास कॉलेज में। स्वागत है आपका आलोक रंजन जी। और इसी के साथ अभी मस्कट से जुड़े हैं हमारे टेकू वासवानी जी। और अभी फिर आलोक रंजन जी का जो कॉन्टेक्ट है जी, सबसे आ पहले गया। आपको प्रणाम सर। हाँ, आ गया जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ हाँ, रही है आ रही आवाज है, सर? आ रही, आ रही, ठीक आ है रही। सर, प्रणाम सर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले आदरणीय सुदर्शन शुक्ला सर, आपको आपको भारत की धरती से हम सभी का प्रणाम, हम सभी का प्रणाम आपको। और आपने जिस तरह से जो आपकी लघु आवाज अटक अटक कर आ रही है आलोक जी, में आलोक इस रंजन जी। लघु कथा को पढ़ा तो मुझे हरे की पंक्ति याद आ गई। आलोक इस रंजन जी, सैया के आलोक रंजन जी, आपकी जे आवाज कट कट के आ रही है, और चाहे तो आप अपना देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और मेरे से पहले आदरणीय पुष्पा मैम, आदरणीय पांडे सर ने जिस तरह से दोनों लघु कथाओं की बात की, ऐसे नहीं कि सर आपके सामने देखकर बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक मैम से नहीं रखता हूँ। आलोक जी, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। हो सके तो वो बंद कर दीजिए, क्या नाम है, तस्वीर तो शायद आ जाए, या दोबारा जुड़िए। हमको लग रहा है आज जो है दिल्ली के नेट चल नहीं रहे हैं। अभी हम शशि पराशर जी का भी देख रहे हैं नेट, तो वो उस नेट में कोई गति नहीं दिखाई दे रही है जी। सुषमा जी, जी, अ, जी पराशर जी, अ, अब जो सर है मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है आलोक रंजन पांडे सर जी। मैं जल्दी से 2-3 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कॉलेज में फंक्शन चल रहा है। मैं आलोक पांडे हूँ और रामानुजन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। पिछले 25 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। सर आपने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है इन दोनों लघु कथाओं में, पहली लघु कथा लहर और जबान पर ताला, इन्हीं दोनों पे मैं बातचीत करूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, बहुत सुंदर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है इस समय। अब आवाज नहीं आ रही है। मैंने देखा कि आज 3 लोग जो है दिल्ली से जुड़े हैं, तीनों का ही नेट गड़बड़ है। आवाज आ रही है सर हाँ, आवाज आ रही मेरी? है। हो सकता है कि तस्वीर अगर बंद कर दीजिए तो शायद आ जाए। जी, मैं स्वागत है। थोड़ा सा आपसे इस, अब आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज अब आ रही है, लेकिन जी आ रही है, आ रही है, आइए। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर अब? हाँ, आवाज आ रही, अब आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है और बीच में रुक जाती है। अभी आ रही है।
सर उसमें ना अपने तस्वीर बंद करके बोलिए, शायद कुछ बेहतर हो। मधु जी, आपका भी स्वागत है। अभी हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर अपने आलोक रंजन पांडे जी दिल्ली में रामानुजम कॉलेज से जुड़े हुए थे, समीक्षा प्रस्तुत कर रहे थे 2 लघु कथाओं पर। लेकिन वो अभी किसी कारणवश बीच में आज जो है दिल्ली में नेटवर्क की समस्या है, और यही देख लीजिए, राजधानी होकर के नेटवर्क की समस्या है, और हम लोग पहले से ही बन चुके हैं विश्वगुरु। वो तो खैर इसमें टिप्पणी क्या करें, ये आप देख ही रहे हैं। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं मस्कट। मस्कट से हमारे आदरणीय टेकू वासवानी जी, जो हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहते हैं, और उन्होंने हमेशा ही, और उस एक समाज सेवा से भी जुड़े हैं। मुझे लग रहा है वो भी कनेक्शन, वासवानी जी आपका भी कनेक्शन कट गया। टेकू वासवानी जी, आज नेटवर्क की समस्या है लग रहा है आज, लेकिन वो मस्कट से जुड़े थे। चलिए ठीक है, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मधु जी, आपने तो हमारी रचना अभी कहानी पढ़ी नहीं होगी, इसलिए उस पर बात करना तो मुश्किल है। जी जी, ठीक है। तो अब हम इस कार्यक्रम को टेकू वासवानी जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो जी, आइए और आप अपने विचार प्रस्तुत करिए। आप एक अच्छे लेखक भी हैं, खासकर समीक्षक हैं, और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वो सभी लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इनकी बेटी लखनऊ में रहती है, और इसके अतिरिक्त जो है ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और ये अनेक लोगों को, अनेक बच्चों को पढ़ा लिखा कर शादी लायक बनाकर उनका विवाह तक करते हैं। और मैं ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पे पाकर बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूं, और स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार, आपने जो अभी हाथ हाथ हमको दिखाया है, प्लीज आइए। नमस्कार। आप बोलिए बनवर। आपका वो मुझे माइक नहीं दिख रहा है, आपका चित्र दिख रहा है। जी, अब थोड़ी सी आवाज आई, अभी फिर नहीं आई। तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है, और बहुत आश्चर्य की बात है कि हाँ, कभी कभी समस्या हो सकती है, लेकिन इंटरनेट से तो समस्या होनी नहीं चाहिए। हमारे देश में जो है काफी समय से पहले से ही इंटरनेट रहा है, क्योंकि भारत जो है विश्व का 5वां देश है जो सेटेलाइट में, और काफी आगे है, और इसने काफी तरक्की की। हाँ, आलोक रंजन जी, आप जो है बिना तस्वीर के बोलिए, तो आपकी आवाज मेरा ख्याल नहीं जाएगी। अब आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है, स्वागत है। चलिए सर, ठीक है, भगवान करे कम से कम 3-4 मिनट में रह सकूं। मैं सर सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं भारत की धरती से। और आपने जिस तरह से विदेश में रह भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय आपकी आपकी आवाज फिर लड़खड़ा कर आ रही है। एक बार जो है ना, चित्र तस्वीर बंद करके करिए, तो शायद आवाज को पूरा कनेक्शन मिल जाएगा। भारतीय आपकी आवाज अटक अटक के आ को रही है। बनाए रखा है, तस्वीर उसके बंद करिए। लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और पिछले 10 मिनट से मेरी जबान पर ताला लग गया था, और इस जबान पर ताला लगा था इंटरनेट। मुझे तो लग रहा है ये इन कहानियों का प्रभाव अभी है आवाज आ रही कि है सर? जी, आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है? धन्यवाद सुषमा, धन्यवाद पुष्पा जी। मैंने बंद कर दिया। आवाज आ रही है अब? हाँ, आ रही है, सुरेश अब सर, आ रही आवाज है, आ रही बहुत है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कहानियों का प्रभाव हुआ। मैं कह रहा हूँ सर, ऐसे कहानी का प्रभाव है कि दिल्ली में मैं बैठा हूँ और नॉर्वे से सर ने जबान पर ताला लगा रखा है। और मैं धूमिल की पंक्ति से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, और तीसरा व्यक्ति एक ऐसा भी है जो ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है।
और जिस तरह से आपने इन दोनों लोकतंत्र के रक्षक हरिया और सामाजिक सशक्त कार्यकर्ता हजारे को लेकर रोटी बेलने से लेकर खाने तक की बात कही है, इसके लिए आप अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। आपने कहा कि विपक्ष का नेता बन जाएगा और 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और जिस तरह से एक आम आदमी की धारणा को, एक आम जनता को आजकल नेता जो है सर, आपने जिस तरह से नेता का बखूबी चित्रण किया है, उस नेता के बारे में यदि मैं कहूं तो आपने पहले जो जबान पर ताला है उसमें आपने बताया कि हरिया विपक्ष का नेता बन गया है और लहर में चुनावी माहौल में मास्टर हजारे द्वारा आपने लिखा कि लोग समझदार हैं। इन दोनों बातों में मुझे कंट्राडिक्शन लगा कि क्या वास्तव में हम समझदार हो गए हैं? क्या वास्तव में लोकतंत्र समझदार हो गया है? क्या वास्तव में हम जनता हित की बात कर रहे हैं? क्या किसी भी देश की उन्नति में बिना विपक्ष के हम उन्नति कर सकते हैं? ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने अपने दोनों इन लघु कथाओं के माध्यम से बताने की बात की है। और सर आपने नाम भी दिया है हरिया और हजारे। हरिया और हजारे अपने आप का प्रतीक है। इस हरिया जो है कहीं ना कहीं गोदान का नया होरी के रूप में मुझे दिखाई देता है। जिस तरह गोदान में होरी सारी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को, अपने परिवार की समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करता है, कहीं वैसे ही तो नहीं जबान पर ताला में हरिया गांव वालों की समस्याओं को हटाने की कोशिश करता है। जैसे कि आज समाज में जो बिकता है वो दिखता है वाली कहावत ना होकर जो दिखता है वो बिकता है वाली बात दिखाई देने लगी है। तो लोकतंत्र भी सर बेचने पर मजबूर हो गया है। जिस तरह से आप कहते हैं कि प्रधान के समर्थक ने शोर मचाया और लगा संसद में ध्वनि मत से बिना चर्चा के पास हो गया, कहीं वैसा ही तो नहीं है आज हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र। मैं पुष्पा मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप विदेश में रहकर जिस बेबाकी से भारतीय राजतंत्र को, भारतीय शासन तंत्र को, कोई भी देश तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो। और यदि आपने विपक्ष को कमजोर कर दिया, विपक्ष के जबान पर ताला लगा दिया, और आप तो सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि ईडी और सीबीआई शासन व्यवस्था का तंत्र बन जाए तो वह देश बहुत प्रगति नहीं कर सकता। और यही प्रगति के तरीके प्रजातंत्र की ओर ले जाते। लोकतंत्र के खात्मे को जैसे दर्शाया गया है, जैसे आप लोकतंत्र के खात्मे को दर्शाते हैं, हरिया उन्हें बचाने दौड़ा। आज भी लोग बचाने को दौड़ते हैं, लेकिन फिर अपने केवल और अपने अपने स्वार्थ के लिए फिर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यह कब तक चलेगा? यदि हमें अपने आप को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हम सब में से किसी न किसी को हरिया जैसे बनकर, और उस जिस तरह हरिया को बांध लिया गया है उस बंधन को तोड़ना होगा। और यही तोड़ने की आवश्यकता है। मैं फिर कहता हूं सर कि आप जिस तरह से नार्वे में बैठकर आप अपनी बात को रख रहे हैं, मैंने लॉकडाउन पढ़ा आपका, लॉकडाउन की एक एक कविताएं, आपने यहां भी लॉकडाउन का जिक्र किया है कि लॉकडाउन में बहुत मेहनत करता है। लेकिन क्या समाज में आज मेहनत करने वालों की, समाज सेवा करने वालों की कोई पूछ है? और यदि वो वोट चाहता भी है तो आजकल जैसे वोट बिकने लगे हैं, यह लोकतंत्र के लिए बहुत सही नहीं है। मैं जो कहना चाहता था नेट ने पूरी तरह से मुझे कहने नहीं दिया। अगली बार सर मैं अपनी बात जरूर आपके सामने बहुत अच्छे से रखूंगा। आपने मौका दिया, आप अपनी लेखनी और अपनी वाणी से नार्वे की धरती से भारतीय धरती में एक नई मिसाल के रूप में उभरते रहें, बिहारी के दोहे को चरितार्थ करते रहें। जैसे बिहारी ने कहा कि सतसैया के दोहरे जीवनावत के तीर,
लेखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो आपकी एक एक बातें, एक एक व्यंग्यात्मक रूपात्मक कथन जो अभिधा रूप में जरूर दिखाई देती है, लेकिन हर अभिधात्मक कथन में लक्षणा और व्यंजना दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे ही लिखते रहें, विपक्ष को एक धार देने की कोशिश करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर आलोक रंजन पांडे जी, जो हमारे साथ इस मंच पर आज जुड़े थे 5 अप्रैल 2024 को, जिसमें लहर और जुबान पर ताला नामक जो है लघु कथा पर परिचर्चा हो रही है। और इसके पहले जो है हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, हमारी श्रद्धेय प्रोफेसर पुष्पा बरनवाल जी अपनी बातचीत कह चुकी हैं। अभी अभी अपनी समीक्षा प्रस्तुत करके हटे हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी। अब मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली से मस्कट में टेकू वासवानी जी के पास चलते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी जबानी। आदरणीय, स्वागत है आपका। मेरा वीडियो ऑडियो बंद हो गए? नहीं, आपका ठीक है, वीडियो बंद है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा चल रहा है सब प्रोग्राम? जी, सब आपका आशीर्वाद है। हमको मुख्य प्रॉब्लम ये है कि हम एक्टिव नहीं है, बहुत ढीले से चल रहे हैं। विपक्ष को अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि एक्चुअली विपक्ष बिखरा हुआ है। अब बंगाल देखें तो ममता जी एक अलग तरह से जा रही हैं, केजरीवाल जी जो हैं वो अब अलग तरह से जा रहे हैं। अब इस तरह से अगर वो केजरीवाल को उन्होंने जेल में रखा है तो क्या ये सही है कि जेल से सरकार चलाए? उनको इस्तीफा देके किसी और को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस तरह से तो फिर लोगों का यकीन खत्म होता है कि ऐसे जेल से कैसे सरकार चल सकती है। टेकू वासवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यहाँ पर आज है ना लघु कथा पर हम लोग जो है परिचर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी कविता पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का लेखन और हो सकता है राजनीति से भी जुड़ा हो, लेकिन हम लोग एक कथाकार, एक कहानीकार के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं, कवि के रूप में जुड़े हुए हैं, और हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं और कोई भी पार्टी कैसे क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगली कहानी जो हमारी आने वाली है उसमें जरूर जुड़े। उसमें आपकी इन बातों को थोड़ा सा खुल करके आगे कहा गया है, और वह जो है संडे को होगा। संडे को नहीं होगा तो मंडे को होगा, और उसके बाद हम 13 या 14 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब लोग जरूर जुड़े। उसमें सीधे सीधे केवल हम जन्मदिन मनाएंगे अपने बाबा साहब अम्बेडकर का, और संविधान की और लोकतंत्र की बात करेंगे, और उसके दायरे में रहकर कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, और उसमें हम लोगों को, अपने बच्चों को, इन सबको बताना चाहिए। इस तरह से करके लेके आएंगे, और आप लोग सभी लोग अपनी लोकतंत्र पर, अपने संविधान पर आप कोई भी कविता सुना सकते हैं, और ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप उसमें जो है आप अपनी ये जो परिचर्चा की जगह अगर कोई कविता लिखें जो आपको विपक्ष के बारे में महसूस हो रहा है या पक्ष के बारे में, तो वो भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, क्योंकि हम लोग का मुझे लगा था कि ये प्रोग्राम जैसे हमेशा सैटरडे को होता है। नहीं, सुन तो लें, ये असल में ना राजनीतिक बहस साहित्य के माध्यम से, जैसे कि अगली लोक कथा है हमारी मौन राम नाम सत्य, तो इसमें अगले बार चर्चा में आ जाइएगा। तो जी हाँ, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं इस गलतफहमी में था कि कल है। कोई बात नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने वो कहा, आपकी कहानियां पढ़ी भी नहीं है। सुनिए, आप आए, आपने प्रतिनिधित्व किया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और आप हमारी लघु कथाएं और हमारी सूचना और हमारे लिंक साझा करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके लिए और हृदय से आभार। और आपकी बातें जब फोन पे करते हैं तो बहुत प्रेरणादायक होती हैं, उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मुझे तो खुशी हो रही थी कि मैं इस पे आपकी वजह से मस्कट का प्रतिनिधित्व हो गया है। कोशिश कर रहे हैं हम सऊदी अरब से भी जुड़े, वहां दिल्ली से आतिश गिल्स ऑफ इंडिया के महामंत्री गए हुए हैं
विजिट पर सऊदी अरबिया, अगर वो जुड़ सके तो आपको अच्छा सऊदी अच्छा, अरबिया का भी हो तो जाएगा। मैं अब मैं अगले अगले प्रोग्राम में जरूर आपसे हाँ तैयारी से जुड़ूंगा। जी 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 इस बिल्कुल बार बिल्कुल, नहीं, माफी अभी भी चाहता आपकी हूँ। तैयारी है। जो आपने कहा और जो हम लोगों ने मिलके कहा, इससे जो है एक हम लोग की एक कार्यक्रम की संस्कृति का भी पता चलता है। यहाँ बस आप लोग खुल के बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं नहीं नहीं, वो अगर तो आपको आप जबरदस्ती तो कोई मैं बोलना आप है, तो मान लीजिए। मेरे छोटे जी जी आप तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। जी जी, स्वागत है जी, बिल्कुल। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं मस्कट से। हमारे अभी टेकू वासवानी साहब से बातचीत कर रहे थे, जिनसे आप कभी बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको नोएडा ले चलता हूँ। नोएडा में डॉक्टर इला जायसवाल जी, मुझे ख्याल है कि वो नोएडा में ही रहते हैं। डॉक्टर इला जायसवाल जी, इला श्री जायसवाल जी एक अच्छी अच्छी जो है लेखिका है, अच्छी प्रस्तोता है, और बहुत अच्छी प्रोग्राम सेक्रेटरी भी हैं। आप कविताएं, कहानियां सभी लिखती हैं, और आप प्रोफेशन से शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। और आपके पिता बहुत बड़े साहित्यकार थे, कामता कमलेश जी। मुझे भी उनकी मित्रता का सौभाग्य मिला। तो मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर इला जायसवाल जी, अगर वो मेरी बात सुन रही हैं तो कृपया आए उसपे और ना अपने विचार लंबी व्यक्त तार करें। वाला वो है, वो और ले हमारे आना जरा। आदरणीय प्रोफेसर मोहन सप्रा जी भी जुड़ गए हैं, तो इलाश्री जी के पास हम मोहन सप्रा जी के पास आएंगे। या हम दो तीन ही लोग हैं। मोहन सप्रा जी अपना कनाडा से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मोहन सप्रा, और हमारी श्रद्धेय मधु शर्मा जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। उसमें तो से सबसे लंबी पहले तार चलते हैं, पड़ी हुई है। इलाश्री जी आई, आपको आवाज आ रही है तो अपनी विचार हाँ व्यक्त जी, हाँ करें। जी, बिल्कुल जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छी जी, रचनाकार हैं आप, खुद सुनेंगे सुनेंगे उन्हें। स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं अंकल जी आपको हाथ जोड़ के नमस्ते और बहुत सा सम्मान, आपको प्रणाम कि आप हमेशा इतने प्यार से मुझे आमंत्रित करते हैं, और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। आप सभी लोग मुझे अपने आशीर्वाद दीजिएगा। और जैसा कि अभी अंकल जी ने बता ही दिया कि मेरे पिताजी भी साहित्य से ही जुड़े रहे, और उन्हीं का अंश हम सब में है, और साहित्य में भी उन्हीं के द्वारा ही हम सबको प्रेरणा मिलती रही। तो जो कुछ भी सीखा है वो उनके द्वारा, क्योंकि घर में ऐसा ही माहौल था, साहित्यिक माहौल था, तो उन्हीं के द्वारा ही हम सीखते रहे। नेचुरल सीखा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मली जो है उसको हम सीख रहे हैं, तो बहुत ही नेचुरल सीखा। और जैसे कि अंकल जी की जो आज लघु कथाएं मैंने पढ़ी, और बहुत ही मादक हैं, जिसको, क्योंकि लघु कथा का जो जो मुख्य वो होता है, उसका जो मुख्य गुण होता है वो यही होता है कि कम शब्दों में वो ऐसी मार जो है वो देते हैं, या ऐसी जगह तंज करते हैं, या एक प्रश्न जो है वो हम लोगों के लिए छोड़ जाते हैं छोटी सी बातों में। तो वो उसपे आपकी कहानियां पूरी तरीके से खरी उतरती हैं। जैसे पहली कहानी है ज़बान पर ताला। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा जो है हमारा जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार है कि हमारी जो वाणी है वो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होनी चाहिए। उसके ऊपर ये कहानी जो है वो सीधे प्रहार करती प्रतीत होती है। और जैसा कि उसमें पहले बताया गया कि लोग मुखर होकर अपनी समस्याएं बताते थे, तो उनको ये लगा कि ये हमारा नहीं है, किसी विरोधी का है। क्योंकि आमतौर पर यही धारणा होती है कि जो हमारे फेवर में बोल रहा है, चाहे हम कुछ भी बोलें, चाहे गलत ही क्यों ना बोले, तो वो हमारा अपना है। और अगर वो हमको सही करने के उद्देश्य से भी, या अपनी बात दूसरों के दृष्टिकोण से भी रखना चाहे, तो वो हमारा विरोधी हो जाता है, और बहुत जल्दी उसके ऊपर एक तमगा लगा देते हैं कि भाई ये विरोधी पक्ष का है। और उसके बाद फिर जो किया जाता है कि भाई उसको रोका जाता है कि नहीं, नहीं बोला जाए, इसको बोलने देना है, क्योंकि इससे हमारी अपनी कमियां उजागर होती हैं। और और अंत जो है इसका बहुत ही बढ़िया व्यंग है कि आपने किसी को रोका, तो बदले में जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो कभी नहीं बोलेगा, यही कह के कि भाई आप ही ने तो रोका था कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये जो है ये बहुत करारा जो व्यंग है वो समाज के ऊपर भी है। और इसको हम इस व्यंग को हर क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आप इसको अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ें, कि अगर हम किसी को रोकते हैं तो फिर उसको ये भी समझ देनी चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ अब आपको चलना है। और अगर आप सिर्फ रोकने के लिए बोलेंगे तो फिर यही होगा कि जैसा इस कहानी में हुआ कि जब आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी आपके लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि आप ही ने कहा कि भाई नहीं ही बोलना है। तो ये जो चीजें हैं ये जीवन के विशेष पक्ष से भी जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा ये हमारे संवैधानिक अधिकार से भी जुड़ी हुई हैं कि सभी को बोलने का अधिकार है, और जिसके ऊपर कभी भी हम ताला जो है वो नहीं लगा सकते हैं।
और अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कभी ना कभी नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो इस बहुत ही प्रभावशाली कहानी के लिए मैं अंकल जी को बहुत हृदय तल से बधाई देती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी। और जो दूसरी आपकी कहानी है लहर, तो लहर कहानी भी बहुत ही गजब की कहानी है कि इंसान को जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, कि क्या चल रहा है, जो जो दिख रहा है क्या वाकई वो सच है। तो यही इस कहानी का जो भावार्थ है वो यही है कि हमें दिखता है और हम उसके हिसाब से सब सोचते चलते हैं। एक आम इंसान जिसको इन बारीकियों की समझ नहीं होती, वो सिर्फ ऊपरी चीजों को देखता है, उनमें ही उलझा रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो और गोपनीय चीजें या रहस्यमय चीजें चल रही होती हैं वो हमको नहीं पता होती। और कहीं ना कहीं वास्तविकता वही होती है जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती। यही इस कहानी का सार है। और इसको तो आपने तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा है, तो पर मैं तो इसको धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ सकती हूँ कि हम सभी लोग जो हैं ऊपरी मोह माया जाल में, ऊपरी आकर्षण में हमेशा उलझे रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें जिसके शुद्धि की आवश्यकता होती है वो हमारी आत्मा होती है। तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और बल्कि बाह्य रूप पे लगे ही रहते हैं। तो अगर हम उसको माने तो हमें जो है ये कहानी वो भी जो है सीख देती है। अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई इसको राजनीतिक लेके जाएगा तो कोई इसको धार्मिक लेके जाएगा। तो आपने राजनीतिक इसको दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भाव भी है कि हमें ऊपरी चीजों का या बाह्य जो हमारे दिखावे हैं उनके अलावा भी जो उसका वास्तविक अर्थ है उसको भी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और वास्तविकता हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती है, और कभी कहीं ना कहीं उसमें ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, और जो उसको समझ लेता है वही जीवन में विजयी होता है। तो ये आपकी दोनों ही कहानियां बहुत ही प्रभावशाली थी, और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है कि हम अपने अधिकारों को जानें और वास्तविकता को पहचानने की सही दृष्टि भी रखें, और जिससे कि हम अपने जीवन के लिए सही निर्णय जो है वो ले सकें। तो इन दोनों ही कहानियों के लिए मैं अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत ही प्रभावशाली कहानियां, और बहुत ही जिसको मैंने कहा कि मारक कहानियां, एक ही बात में आपने बहुत सारी बातें जो है वो समझा दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद इलाश्री जी। और आपने बहुत अच्छी समीक्षा प्रस्तुत की। हमारे आदरणीय जो मोहन सप्रा जी हैं, हालांकि मैं श्रद्धेय मधु शर्मा जी को उससे आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन हमारे मोहन सप्रा जी अभी कनाडा से हैं और उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ हुआ है। उसके बाद भी हमारे से जुड़े हुए हैं बिना पढ़ने के साथ साथ। तो मैं उनको पहले बुलाता हूँ, और उन्होंने हाथ भी दिखा रखा है। और नहीं तो इस समय इसके बाद फिर मधु जी के बाद सुषमा जी। आदरणीय मोहन सप्रा जी आइए, और आप अपनी कविता पाठ करें। हमारे प्रोफेसर मोहन सप्रा जी जालंधर से ताल्लुक रखते हैं, और या आना जरा। जी, और आप एक प्रकाशक भी हैं। आप लंबी लंबी कविताओं के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन आपकी 20 कविताएं भी बहुत ही मारक हैं। और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। और प्रकाशक के मामले में जब हम चाहे वो हम पुस्तकों के प्रकाशन की बात करें, चाहे अखबारों की, जलंधर में जब भी प्रकाशन के क्षेत्र की बात होगी तो आपके बिना पूरी नहीं होती। तो आइए हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रोफेसर मोहन सप्रा जी, जो आजकल कनाडा में है। और आशा है कि आपकी आंख का जो ऑपरेशन हुआ है उससे आपको काफी रिलीफ मिली होगी, उससे काफी राहत होगी। स्वागत है आदरणीय मोहन सप्रा जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी सब नमस्कार बंधुओं भाई को साहब। नमस्कार। आवाज तो आ रही है ना? जी, स्पष्ट। ओके। मैं आपके सामने मित्रगण एक अपनी कविता ही प्रस्तुत कर रहा हूँ कहानियों के बारे में। क्योंकि मैं उन कहानियों को पढ़ नहीं पाया हूँ, इसलिए अपनी कोई राय नहीं दे पा रहा हूँ। तो कविता प्रस्तुत है कि आओ गुफ्तगू करें। मित्रों, आओ गुफ्तगू करें नदी के बारे में, किनारे पर उगे पेड़ों के बारे में,
अथवा पहाड़ के पीछे उठते सूरज के बारे में, लहराते खेतों के बारे में, अन्न के बारे में, भूख के बारे में। अरे मैं तो बतियाता ही जा रहा हूं, आप चुप है। आओ मित्रों, गुफ्तगू करें नदी के बारे में, किनारे पर उगे पेड़ों के बारे में, अथवा पहाड़ के पीछे उठते सूरज के बारे में, लहराते खेतों के बारे में, अन्न के बारे में, भूख के बारे में। अरे मैं तो बतियाता ही जा रहा हूं और आप चुप हैं। शायद आपको कुछ भी पसंद नहीं, न पेड़, न नदी, न सूरज, न अन्न, न खेत, न भूख, और न ही उनके बारे में कोई गुफ्तगू। शायद आपको कुछ भी पसंद नहीं, न पेड़, न नदी, न सूरज, न खेत, न अन्न, न भूख, और न ही उनके बारे में कोई गुफ्तगू। पर इतना तो तय है और माने कि गुफ्तगू हमें प्रार्थना गीतों से निजात दिलाएगी, अपने पसीने की गंध का अर्थ बताएगी। पर इतना तो तय मानो कि ये गुफ्तगू हमें प्रार्थना गीतों से निजात दिलाएगी, अपने पसीने की गंध का अर्थ बताएगी। इसीलिए तो कहता हूं कि हम बालू की चमक पर क्यों तैरते हुए चले, क्यों ना पहाड़ के सीने पर पेड़ उगाएं, नदी को समुद्र में बदलें, हाथों को मशाल बनाएं और खुद तूफान बन जाए। इसीलिए तो कहता हूं कि हम बालू की चमक पर क्यों तैरते हुए चले, क्यों ना पहाड़ के सीने पर पेड़ उगाएं, नदी को समुद्र में बदले, हाथों को मशाल बनाएं और खुद तूफान बन जाएं। अरे आप तो जानते हैं शब्द शक्ति हो, मैं भी जानता हूं, किस्सा कहानियों की धरित्री हो और कविता का मर्म हो। अरे आप तो शब्द शक्ति हो, मैं जानता हूं, किस्सा कहानियों की धरित्री हो और कविता का मर्म हो। इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि होने दो गुफ्तगू, होने दो गुफ्तगू। इसीलिए तो बार बार कहता हूं, होने दो गुफ्तगू, घायल होती चिड़ियाओं के बारे में, घोंसलों में प्रतीक्षारत उनके बच्चों के बारे में। इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि होने दो गुफ्तगू, घायल होती चिड़ियाओं के बारे में, घोंसलों में प्रतीक्षारत उनके बच्चों के बारे में। जल्दी से उन्नीदे जीवों को खबर कर दो। अरे जल्दी से उन्नीदे जीवों को खबर कर दो, खबर कर दो आग को, अंधेरे को, काली चट्टान को, उफनते जल को, बरसते बादलों को कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। अरे जल्दी से उन्नीदे जीवों को खबर कर दो, खबर कर दो आग को, अंधेरे को, काली चट्टान को, उफनते जल को, बरसते बादलों को कि आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, हमारे साथ हैं। जहां ढूंढोगे वहीं पाओगे, जहां ढूंढोगे वहीं पाओगे। सुनो, हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं। सुनो, हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं।
अंदर बाहर के युद्ध के लिए हमारे संकल्प ही हमारे सुरक्षा कवच होंगे। हमारे संकल्प ही हमारे सुरक्षा कवच होंगे। कर्म ही हमारा धर्म होगा और मिट्टी हमारा दर्शन, और मिट्टी हमारा दर्शन, और मिट्टी हमारा दर्शन, मिट्टी हमारा दर्शन। धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर बहुत ही आपकी सुंदर और कविता। भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की हमारे आदरणीय प्रोफेसर मोहन सप्रा जी ने कनाडा से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा होगा। पूरी प्रार्थना है हाँ ईश्वर जी, से कि वो, ठीक हो। जी बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और आप आए यहाँ तो उससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिला, उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। अब मैं ले चलता हूँ कनाडा की धरती से अमेरिका, उसका पड़ोसी देश है। हम अपने आदरणीय श्रद्धेय मधु शर्मा जी के पास चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने भी एक कार्यक्रम किया था, आपके पिता भी लेखक है ना? जी थे। हाँ, पिताजी भी लेखक थे और उन पर आपने एक कार्यक्रम कराया, अपने पूर्वजों को याद रखा हुआ है, ये आपकी बहुत खासियत है। और आइए और अपनी रचना पाठ करें और अपने बारे में आप जो भी बताना चाहें बता सकते हैं। स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो सुरेश चंद्र शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे अपनी इस प्रतिष्ठित साहित्यकारों की सूची में उन्होंने मुझे भी आमंत्रण भेजा और मुझे अपनी इस कथा लघु कथा चर्चा में शामिल किया। और मेरा बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं समय से नहीं जुड़ पाई। मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होते होते समय लग गया और मैंने आपकी दोनों कहानियों को सुनने से मैं वंचित रह गई। तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन सौभाग्य ये है कि आप सब लोगों को मैंने मंच के साथ आप सब लोगों से जुड़ पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं अपने पिता श्री हरप्रसाद शास्त्री जी, जो कि गाजियाबाद के एक साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के एक जाना माना नाम थे, और पिछले वर्ष हमने उनका 100वां जन्मदिन मनाया था गाजियाबाद के हिंदी भवन में, जो कि उन्हीं का स्वप्न था, जो उन्होंने जिसका निर्माण उन्होंने अपने जीवन काल में कराया था। उसी हिंदी भवन में उनका 100वां जन्मदिन हमने मनाया। और मैं गुलमोहर नामक मेरा एक पटल है, जिसके माध्यम से मैं पिता की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम उस पर हमेशा करती रहती हूँ, और उसी के माध्यम से मेरा साहित्य जगत में थोड़ा बहुत अपना योगदान भी करती रहती हूँ। तो अ, बड़े आप जैसे बड़े साहित्यकारों से मिलना, परिचय होना, इसी को मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि अपनी रचना भी रखनी है, लेकिन मैं जल्दी से अपनी एक छोटी सी गज़ल मैं रखना चाहती हूँ। एक मिनट, एक मिनट सिर्फ मुझे चाहिए। जी स्वागत है। जी। आइए, स्वागत है आपका। जी। तेरी आंखों में लिखा हो जैसे, तेरी आंखों में लिखा हो जैसे, मेरी मंजिल का पता हो जैसे, तेरी आंखों में लिखा हो जैसे, मेरी मंजिल का पता हो जैसे, आपके साथ बिताया हर पल, आपके साथ बिताया हर पल, गीत एक खुशनुमा सा हो जैसे, गीत एक खुशनुमा सा हो जैसे, इत्र सा साथ चले लम्हों का, इत्र सा साथ चले लम्हों का, मेरी यादों में घुला हो जैसे, मेरी यादों में घुला हो जैसे, आईना भी नहीं सच बतलाता, आईना भी नहीं सच बतलाता,
झूठ की रज से अटा हो जैसे, झूठ की रज से अटा हो जैसे, खेलती आंख मिचौली मुझसे, खेलती आंख मिचौली मुझसे, चांदनी की सी अदा हो जैसे, चांदनी की सी अदा हो जैसे। छोटी सी ये मेरी गज़ल थी। और बड़ा मैं अपने आप को ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपकी लिखी हुई कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाई। और कोई बात जहाँ तक मैं सुरेश जी को सुनती हूँ, उनको मैं पढ़ती हूँ, और उनकी एक कहानी भी मैंने पढ़ी, अंतिम झलक। मैं यही कहूँगी कि वो इतने वो हमारे दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं हमारे, उस पे बड़ी तीखी कलम है उनकी, उस पे कटाक्ष करते हैं, उस पर व्यंग करते हैं, और उस सच्चाई को लाने की कोशिश करते हैं। ये उन और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और साहित्यकार की जो तीखी कलम की पहचान ही ये होती है कि वो सच्चा साहित्यकार है। तो इसी तरह लिखते रहिए, और मैं चाहूँगी आपकी कहानियों को भी मैं लगातार पढ़ती रहूँ। आपकी कहानी अंतिम झलक पढ़ी मैंने, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और किस तरह से आपने, कहते हैं ना कि ये दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, लेकिन हमें बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। हमारे हर किसी के अंदर ये अंतर्द्वंद होता है कि बुराई और अच्छाई के बीच में, और अक्सर वो हमारी अच्छाई उस पर जीतती है। और यही भाव मुझे आपकी जो कहानी अंतिम झलक है उसमें पढ़ देखने को मिला। बहुत-बहुत आपको बधाई है, और आपकी कलम को मैं नमन करती हूँ। बहुत-बहुत साधुवाद मुझे जोड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्रद्धेय मधु शर्मा जी। और आपने सही कहा, और अपने पिताजी आदरणीय श्रद्धेय हरप्रसाद शास्त्री जी का जो अब आपने 100वां मनाया था जन्मदिन, और इस डिजिटल भी, यानी ऑनलाइन भी जी। आपने कार्यक्रम किया था, तो उसमें मुझे जी, जुड़ने मैंने का। पूरे 1 साल उनकी स्मृति जी, में विभिन्न आपने, जी जी साहित्यकारों जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, वह जो एक बहुत बहुत ही कैसे कह दें कि अ, लोगों के अपनी संतानें होती हैं। हो सकता है कि लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी उनको छोड़ के चले जाएं, और केवल परिवार वाले उसका लाभ उठा सके, या जरूरत पड़ने पर उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं या सहयोग ले सकें। मैंने नॉर्वेजियन भाषा में एक कविता में लिखा जी, है, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद नहीं है। उसमें एक बुजुर्गों की पीड़ा को दर्शाते हुए मैं बात अपनी खत्म करूंगा, उसके बाद आदरणीय हम डॉक्टर सुषमा सौम्या जी की तरफ आएंगे। तो उसमें जी, हमने बुजुर्गों की समस्या पर ये लिखा था कि जिसका कूल्हा टूटा है, पाँव टूटा हुआ है। नॉर्वे में ऐसा होता है कि जब आप इलाज में गए हुए हैं, तो इलाज में सबसे पहले बच्चों का इलाज होता है, उसके बाद महिलाओं का इलाज होता है, और चाहे बूढ़ों का हाथ पैर ही क्यों न टूटा हो, उनका इलाज बाद में होता है। एक एक हाँ, इन्होंने कानून सा बनाया हुआ है। नहीं, उसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि वो जी, जीवित रह सकते हैं, और जो दूसरे जी, लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, उनका इलाज पहले होता है। प्राथमिकता जी, कैसे दी जाए, क्या दी जाए, वो जी, इसी कारण है कि लोकतंत्र में हमारी महिलाओं ने, युवाओं ने आवाज लगातार उठाई है। यहाँ पर जैसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसी को सम्मानित नहीं किया जाता, वो संघर्ष का एक जुलूस निकालते हैं, और उसमें अपनी समस्याओं को बताते हैं, काम करने के बाद सारा कुछ करते हैं। तो जी, आपने जिस तरह से ये बातें चर्चा पे इसलिए आई कि आपने जिस तरह से अपने पिताजी के कार्यों को जिंदा रखा है, तो आप उनसे भी आगे निकल गए, उस कहावत से भी आगे निकल गई, जिसमें लिखा हुआ है कि जो गुरु जो है वो गुरु है, लेकिन चेला शक्कर हो गया। आप उससे भी आगे आ गए, यानी आपके पिता स्वरूप जो गुरु थे, उसके साथ साथ उनकी उनकी जो विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप इस तरह के कार्यक्रमों में आती हैं या कहीं जाएंगी, तो आप जो श्रद्धा का भाव उनके प्रति भी होगा, जो कमजोर होंगे या जिन्हें नहीं सुना जा रहा, और विदेश में रहकर थोड़ी सी हम लोगों की दृष्टि थोड़ी सी खुल जाती है, और हम जी, लोगों को अपने ऊपर आने वाले कष्ट भी उतने नहीं दिखाई देते, क्योंकि दूसरों को कष्ट ना हो और दूसरों के लिए हम लड़ सकें, जैसे कि लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात अभी हमारे पूर्व श्रद्धेय वक्ता लोग कर रहे थे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद मधु शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। और फिर हम कोशिश करेंगे 13 या 14 को, जब संविधान और उनके ऊपर कार्यक्रम करेंगे, जो जी, हमारे
डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर साहब और उनके साथ साथ जो है उस दिन थोड़ी सी सूचना दे देंगे कि कौन कौन समिति में थे, क्या थे, उसमें परिचर्चा में नहीं जाएंगे। और हो सकेगा तो लोग लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर, या अपनी कोई कविता किसी शांति पे, गांधी जी पे या उन लोगों पे लिखना चाहें तो वो सुना सकते हैं। उस दिन आइएगा तो अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे उस कार्यक्रम को थोड़ा हम चुने चुने लोगों को लेके आए। आप कोशिश करूंगा, अमेरिका से एक और सज्जन को लाना चाहता हूँ जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम भी करते हैं हर सप्ताह, और वो 4 साल से लगातार कर रहे हैं, एक दिन भी बिना नागा हुए। अशोक सिंह जी, कोशिश करूंगा वो भी अशोक आ जाए, करेगा। चाहे 10 मिनट के लिए आ जाए, क्योंकि हमारा बहुत मकसद ये भी है कि जो जी। लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो वो भी हम लोग को दर्शन दें, ताकि हमारी जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, वो भी सच्चाई को जान सकें। इससे भी कुछ जी, समय पहले मेरा आए ये थे सौभाग्य है जी, कि मधु अशोक सिंह काकरिया जी जी। आई थी, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक अच्छी लेखिका हैं। उसके पहले मेधा पाटेकर जी भी हमारे मंच से जुड़ चुकी हैं। अभी आज जो है पुष्पा बरनवाल जी कितना अच्छा समीक्षा प्रस्तुत कर रही थी। सभी ने अपनी अच्छी समीक्षा प्रस्तुत की। आपको भी धन्यवाद समीक्षा के लिए। अब हम चल रहे हैं आपको अमेरिका से। मधु जी, आप किस शहर से जुड़ी हैं? मैं न्यूयॉर्क से हूँ और अशोक सिंह जी के साथ हम हर शनिवार मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ जी, जिसकी बहुत बात अच्छा। अभी आपने की। वो बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने उनकी 2 किताबें अच्छी जगह पहुंचाई है। और ये भी जी, प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी किताब पर कोई शोध हो, जबकि सब लोग अपने अपने चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। कुछ भी बहुत करिए बड़ा है। कि आप जो है दूसरों को जोड़ते हैं और लाते हैं। तो ठीक है, अब हम आपको धन्यवाद देने के बाद सीधे ले चलते हैं लखनऊ, और हम अपनी श्रद्धेय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से प्रार्थना करेंगे वो विप्लव जी की भी एक कविता सुनाए, क्योंकि विप्लव जी जो है एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, और जो आपके पति भी रहे हैं। और उन्होंने लखनऊ में एक पत्रिका, अट्टहास नाम की एक पत्रिका थी, उसको वर्षों उन्होंने निकाला। वो एक व्यंग्य की पत्रिका थी, और उसे, और जो आजकल जो निकाल रहे हैं वो लोग, उनको वो उन्हीं के समय अनूप के बनाए हुए श्रीवास्तव जी, व्यक्ति हैं। अनूप अनूप श्रीवास्तव श्रीवास्तव जी जी के साथ। उन्हीं के समय के बनाए हुए, या कह लीजिए कि व्यक्ति हैं। अनूप श्रीवास्तव जी संपादक भी रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। डॉक्टर सुषमा आज सौम्या जी जो है संस्कृत से पीएचडी है, बहुत ही रचनाएं अच्छी लिखती हैं और सस्वर गाती हैं, और बहुत अच्छी व्यक्तित्व हैं। इनसे मुझे मिलने का मौका मिला, और हम जब वहां जाते रहे तो इन्हीं के साथ साथ हम अपने मित्र जो है वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशमाली जी, जो लखनऊ के थे, उन्हें याद करते हैं, और सत्यनारायण त्रिपाठी जी जो वहाँ प्रिंसिपल थे आलमबाग में, तो उनको भी याद करते हैं। और विप्लव जी और आप सब लोग मिलकर के हमारे कार्यक्रमों में आते थे, जब हम लखनऊ शुरू शुरू के में जब भारत आते थे तो आप लोग कार्यक्रम से जुड़ते थे। उसके बहुत सालों बाद पुनः डॉक्टर सुषमा सौम्या जी 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले जुड़ी, तो फिर वो लगातार हमसे जुड़ी हुई है। स्वागत है श्रद्धेय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। उनकी रचना और रचना पाठ से आप खुद देख लेंगे कि मैं क्या कह रहा था। स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी, और पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। ऐसा है कि हमने सबसे पहले एक पर्यावरण की किताब लिखी थी, हम दोनों, तो वो हमने दोनों ने मिलके ही लिखी थी, क्योंकि ये हो रहा था कि तुम लिखो कि मैं लिखूं, तो हमने वृक्ष मित्र नाम से, ये है वृक्ष मित्र के नाम से 99 में ये किताब छपी थी हमारी। तो मैं उसी से आज एक अपनी और एक उनकी कविता पढ़ रही हूँ। तन करते अर्पित प्रतिकार ना करो, तन करते अर्पित प्रतिकार ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो। क्या बात है। ये रहेंगे रक्षक संहार ना करो, ये रहेंगे रक्षक संहार ना करो, पीते रहे जहर देते रहे सुधा, श्वास श्वास गरल ये निकलते सदा, पीते रहे जहर देते रहे सुधा, श्वास श्वास गरल ये निगलते सदा, नीलकंठ देव यूं कटु प्रहार ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो। वाह। ऋतुओं का क्रम भी इन पर ही टिका, ऋतुओं का क्रम भी इन पर ही टिका, मेघ को बुहारें तब होती वर्षा, मेघ को बुहारें तब होती वर्षा, तरु मयूर पक्षी पर बाढ़ ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो। सहेजे पर्यावरण थामते अप्रदन, धरा के कवच बन रोके मृदाक्षरण, धरा के कवच बन रोके मृदाक्षरण, छत्र छाया इनकी सतत प्यार से धरो,
छत्र छाया इनकी सतत प्यार से धरो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो, ये वृक्ष मित्र हैं अत्याचार ना करो। और अब एक मैं अपनी बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने विप्लव जी की लिखी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके रचना पाठ करिए अपनी कविता। स्वागत। लकड़हारों थमो, लकड़हारों थमो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो। प्रथम रोपो अनेक, प्रथम रोपो अनेक, तब काटो तरु एक, देवता हैं बसे हर एक वृक्ष में। बड़ पीपल चंदन किए जाते बंधन, बड़ पीपल चंदन किए जाते बंधन, वृक्ष सभी पूजो रखो इनको संजो, वृक्ष सभी पूजो रखो इनको संजो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो। शांति तप के लिए, शांति तप के लिए सदा बन ही मिले, वनों में प्राण है दुखों से त्राण है, शांति तप के लिए सदा बन ही मिले, वनों में प्राण है दुखों से त्राण है। वानप्रस्थी सुनो, वानप्रस्थी सुनो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो। बन की महिमा सुनो, बन की महिमा सुनो, पहले माली बनो। वन्यवाणी वहाँ, वन्यवाणी वहाँ, नीड़ में डालियां, छाह जल हरी तिमा, जूं विचरती उमा, छाह जल हरी तिमा, जूं विचरती उमा, शुद्ध होता पवन, कर रहे ज्यों हवन, घर में तुलसी ही वन में औषधि कही, घर में तुलसी ही वन में औषधि कही, फल फूल कंद मूल, फल फूल कंद मूल, नहीं शोर धुआं धूल, सुखद नीरव स्थल मत छेड़ो जंगल, सुखद नीरव स्थल मत छेड़ो जंगल, बढ़ने दो इन्हें और हो ये घने। शहर वालों सुनो, शहर वालों सुनो, पुण्यात्मा सुनो, पहले माली बनो। छीने महल भले, छीनो महल भले, ये लगाएं गले, दे देंगे शरण कर लेंगे वरण, दे देंगे शरण कर लेंगे वरण। वहाँ आश्रम बना, वहाँ आश्रम बना, बांटी थी विद्वता, राम सीता लखन रहे इन्हीं बिजन, राम सीता लखन रहे इन्हीं बिजन। पांडवों के लिए यही पालक हुए, पांडवों के लिए यही पालक हुए, निर्धनों के सखे ये सजन साधु के। तप स्वयं तपसीए ज्यों बैरागी ये, स्वयं तपसीए ज्यों बैरागी ये। आत्मज्ञानी सुनो, आत्मज्ञानी सुनो, आत्मज्ञानी सुनो, आत्मज्ञानी सुनो, पहले माली बनो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो, लकड़हारों थमो, पहले माली
धन्यवाद। क्या बात जी है सुषमा जी, बहुत क्या सुंदर। बात है। आज बहुत ही सुंदर सुषमा पर्यावरण जी ने, हमारी मधु शर्मा जी ने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी और बहुत ही सुंदर समीक्षा प्रस्तुत की, हमारी हमेशा की तरह श्रद्धेय जो है पुष्पा बरनवाल जी ने, बहुत सुंदर। और हम सुषमा आपको, जी, मैं ये कहना चाहूंगी 1 मिनट लेकर के पर्यावरण के ऊपर इतनी सुंदर कविता मैंने अब से पहले नहीं सुनी। वाह क्या बहुत ही बात है, खूबसूरती हमारी से पूरी आपने। पुस्तक ही है, पूरी अरे पूरी वाह। पुस्तक है। और कविताएं ही है पूरी। और इन्होंने इन्होंने जो है बहुत से, विप्लव जी ने बहुत से युवाओं को भी बहुत प्रोत्साहित किया। और वो, जी कई लोग होते हैं ना कि करते हैं तो उनके बारे में सबको पता होता है, लेकिन जो जी विप्लव जी के साथ में जो रहते थे, उनकी उनकी तरक्की देख करके लोग जानते थे अच्छा ये विप्लव जी आ गए हैं या विप्लव जी के व्यक्ति हैं। तो ये बहुत बड़ी तो बात होती मुझे है कि आज देखिए मुझे हम उनको, सुषमा जी का नंबर चाहिए। हाँ बिल्कुल बाद में बिल्कुल, आप भेजिएगा जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी आप उनको नंबर बोल दीजिए, लिख लेंगी, आप बोल दीजिए। 933। आप एक भी लिख लीजिए, मिनट। पुष्पा जी आप भी लिख लीजिए, 933। क्योंकि जैसे सिक्स कभी एट कभी हम सिक्स सुषमा जी को लालगंज लेके आएंगे कविता पाठ के लिए। जी जी, फिर से आप बोलिए प्लीज। 933 933 जी 686 686 जी, 3757। 3757। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी जो है, हम ये नहीं कहेंगे हमारी परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि परिवार में जल्दी झगड़े होते हैं, लेकिन सुषमा जी हम लोग के झगड़े कभी नहीं होते। और उनको जी मालूम है, साहित्यिक। जैसे कि लखनऊ में बहुत से लोग जानते हैं। और मधु जी, लखनऊ में मुझे जो है नाटकों के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि वहां मेरे 6 नाटक हो चुके हैं। और अरे लखनऊ वाह। में कवि सम्मेलनों में मैं कविता पाठ भी नहीं करता, अजीब लग रहा होगा, जिसकी 11 पुस्तकें कविता की छप चुकी हों। हाँ, लेकिन इन मंचों पे जैसे आप लोगों के साथ हैं या आपने कभी बुलाया, उसमें जी उसमें पढ़ने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि कम से कम प्रतिनिधित्व तो हो ना। तो नाटक तो इसमें पूरा जी आ नहीं सकता, कहानी तो पूरी आ नहीं सकती। और आप लोग जिस तरह से आज कार्यक्रम में आए, इसका हिस्सा बने, और आने वाले समय में जो लोग इसको यूट्यूब में भी देखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमेशा याद रखेंगे। हम आपको दो कविताएं सुना करके आगे लेंगे। और आज बहुत समय से कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, 7 मिनट बाकी हैं। और उसी में हम ये कार्यक्रम पूरा समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने पहले से तय कर रखा था कि हम लोग जो है नॉर्वे में जब 4 बजा होगा, तो हम कार्यक्रम की आज समाप्ति करेंगे। और बहुत ही समय से सब हो रहा है, हालांकि एक दो लोगों ने कविता नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं। एक, हम लोग परदेश में क्यों विदेश आए हैं, ये हमारा तर्क सुनिए। छोड़कर छोड़कर सब आ गए परदेश में, बना बैठे घोंसला परदेश में, आराम से जिएंगे मर जाएंगे, फिर भी प्रवासी हम यहाँ कहलाएंगे। क्यों छोड़ा फिर? ऐश और आराम के खातिर यहाँ, ऐश और आराम के खातिर यहाँ, अपने सुंदर देश को छोड़ा वहां। जूझते थे जिंदगी से हम वहां, और लड़ते जिंदगी से हम यहाँ। फिर अगली पंक्तियां है, आगामी पंक्ति। दोष देना सरल है पर क्या करूं, दोष देना सरल है पर क्या करें, कठिन है पीना गरल पर क्या करें, अपनों पर हम मरे थे चाह कर, इस वतन पर मर रहे हैं क्या करें। फिर क्या आप कर। कहेंगे जब इतना आप मर रहे हो तो क्यों इस देश में आ गए, क्यों नहीं भाग जाते वापस। तो फिर उसके लिए 4 पंक्तियां हैं आगे। हौसला शब्दों से अब मिलता नहीं, हौसला हौसला अब शब्दों से मिलता नहीं, आज उन शब्दों से वह रिश्ता नहीं, एक ही शब्द में हम लुट गए, प्रेम तुमसे हो गया है क्या करूं। आपको पता है प्रेम वही होता है जहां हमारे परिवार का पालन पोषण हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, अपने को भी जॉब मिले, एक थोड़ा ठिकाना मिले। तो वहां हमने यहाँ प्रेम शब्द लिखा है। हौसला शब्दों से अब मिलता नहीं, आज उन शब्दों से वह रिश्ता नहीं, एक ही शब्द में हम लुट गए, प्रेम तुमसे हो गया है क्या करूं। और हम एक और कविता आपको सुनाएंगे, सस्वर, जो लिखी तो युवावस्था की है, लेकिन अभी हमारे ये तीसरे काव्य के संग्रह में आई थी। आप एक गीत का ध्यान करें, नई उम्र की नई फसल का, जो हमारे श्रद्धेय मित्र नीरज इसलिए जी। कहेंगे कि वो एक ऐसे आदमी थे, नीरज जी। नीरज जी कवियों में और समाज सेवा में भैया जी लखनऊ के, तो दोनों ही लोग इतने अच्छे मेरे लिए थे कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत छाप छोड़ी। तो जैसे ही पता चले कि नीरज जी वहां आ रहे हैं, फलाने देश में आ रहे हैं, फलाना, हम पहुंच जाते थे। आपको अच्छा। पता है कि जो जो मधुशाला में भी नहीं मिलता, वो नीरज जी को मिल जाता था हम लोगों के थ्रू। और वो बहुत इतना प्यार करते थे कि लखनऊ में जब मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उन्होंने फोन करके बुलाया, मुझे सम्मान करवाया उनसे, उन्होंने बहुत लोगों से मिलवाया।
और हर होली में मैं उन्हें फोन करता था, वो अपनी कविता सस्वर सुनाते थे। और उसके लखनऊ में कई लोग साक्षी हैं, 3 घरों में पड़ोसियों मेरा के यहाँ हम होली मिलने गए थे, तब बात की तो उनको आश्चर्य हुआ कि एक तो इतने मुरीद थे नीरज जी के कि नीरज जी के ऊपर कविताएं लिखी थी। उसमें उमेश नीरज जी को सुनना अपने आप में नहीं, कानों के लिए एक ट्रीट हुआ करती थी। नीरज जी के हम साथ रहे हैं, नीरज जी के हम साथ जी रहे हैं विदेशों में। जी एक लता पाठक जी को भी याद कर लें, सतीश पाठक जी, क्योंकि वो यहाँ थे, दोनों ही मियाँ बीबी डॉक्टर थे। और इंग्लैंड की जो महारानी ने हमारी लता पाठक जी को सम्मानित भी किया था। ये मैनचेस्टर में इनका घर है। तो वहां पर हमें एक घर में रहने को मौका मिला, बहुत बड़ा घर था, हम लोग को अलग अलग कमरे दिए गए थे। तो उस समय हम लोग के साथ कौन टिका था? हजरत जयपुरी, गोपाल दास नीरज, और आपको एक और नाम सुनाना चाहता हूँ, मजरू सुल्तानपुरी। मजरू अरे सुल्तानपुरी वाह भी जब तक मरे नहीं तब तक हम उनसे व्यवहार रखे रहे। एक बार हम कभी और संस्मरण सुनाएंगे। जब एक बार हम यहाँ गए, आपको पता है कि लखनऊ में जो भी जीवन बीतता है, जैसे सभी का संघर्ष से बीता है, मेरा भी बीता, कोई नई बात नहीं है। तो छात्र संघ वो सब में लगा रहता था। जब वहां गए तो देखा कि इसके पास तो फोन नहीं, और ये टैक्सी से नहीं आया, ये कैसे फिल्म बनाएगा। तो मेरा 2 फिल्म स्टूडियो में झगड़ा हुआ, एक में तो इतना विवाद हो गया कि हमारे मित्र को आना पड़ा बचाने। फिर हम मजरू सुल्तानपुरी के पास गए, क्योंकि उनसे पहले मेरा परिचय हमारे आदरणीय लक्ष्मीवर सिंघवी जी करा चुके थे, जो 7 साल ब्रिटेन में हमारे हाई कमिश्नर थे। बहुत ही जी अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने, और वो इंग्लैंड और भारत के विशिष्ट एक्सपर्ट में थे। उनको जो है भारत का और जो इंग्लैंड का संविधान था, वो उसके जी बहुत बड़े विद्वानों में थे। तो उनको हर साल जो है इंग्लैंड बुलाता था, और उनको सबसे ज्यादा इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों से जो मानद उपाधि मिली है, किसी को नहीं मिली। कहा जाता है नेहरू जी और को मिली, लेकिन उनसे भी ज्यादा उन्हें मिली। खैर, अब वापस आ रहे हैं अपनी बात पर। जी तो नीरज जी मुझे बहुत चाहते थे, और नीरज जी की बात मान लेता तो जो पुरस्कारों की बातें हम नहीं करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं लेखन लेखन को। उन्होंने कहा मुलायम सिंह आए हुए लंदन में, मिल लो, तुम मैनचेस्टर में चले जाओ फट से। मैं आया नहीं, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। जब वहां हम चले आते हैं तो और भी, तो हमारा ध्यान नहीं था उधर, और ना ही अभी भी है। और लेकिन सब कुछ मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है, चाहे अमेरिका जाए, चाहे कनाडा जाए, कहीं जाए, मुझे सब प्यार करने वाले मिल जाते हैं। अब आता हूँ नीरज जी की कविता जो थी, कारवां गुजर गया। तो उसकी शैली याद कीजिए, और कविता मेरी अपनी है, और ये मेरी, वो उनकी जीवन गाथा थी, ये मेरी जीवन गाथा है। लंबी कविता है, कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, क्योंकि आज आप लोगों ने इतनी सस्वर कविता सुनाई है, और आप सब लोग सुनने के लिए रुके भी हुए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, आप सब लोगों का सौभाग्य है, एक दूसरे से जुड़े हैं। रागनी मिलन पुकार प्रीतमा सिमुचा, रागनी मिलन पुकार प्रीतमा असीम चाह, सास आखिरी तलक सजाऊं अश्रु की लड़ी। रागनी मिलन पुकार प्रीतमा असीम चाह, सास आखिरी तलक सजाऊं अश्रु की लड़ी। रात एक हेमंत की बैठा एक मचान पर, रात एक हेमंत की बैठा एक मचान पर, मंच की सुघर बाला देखता अजान बन। आपका ये रूप सेक्स प्रकृति का सौंदर्य दृश्य, भीतरी नयन तले प्रेम दीप संवारती, भीतरी नयन तले प्रेम दीप संवारती। और बहुत सी 8 पंक्तियां हैं, लेकिन हम कुछ 4 पंक्तियों के साथ इसको समाप्त करेंगे। बीच की पंक्तियां हैं, प्यार की बनी पतंग आसमान को चली, प्यार की बनी पतंग आसमान को चली, जिसने दिया नव रंग उसको छोड़ कर चली। आज प्यार की बनी पतंग आसमान को चली, जिसने दिया नव रंग उसको छोड़ कर चली। आज किसी के कारणों से वो बेचारी कर चली,
जिस प्रकार दीप से रोशनी चल पड़े, रागिनी मिलन पुकार, प्रीतमा असीम चाह, सांस आखिरी तलक सजाऊं अश्रु की लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत जी, खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है अंतिम कवि के रूप में अर्जुन पांडे जी को दावत देता हूँ। आपका नाम पुकारा था, आप मंच से चले गए थे। एक मिनट क्षमा करें सुरेश जी, जी मैं ये कह रही हूँ, ये जो प्रवासी वाली आपकी जो कविता है, जी, प्रवासी वाली जो कविता है, उस पे मैंने एक गजल लिखी थी, अगर कहें तो मैं 2 पंक्तियां सुनाऊं उसकी। स्वागत है, स्वागत है। पूरा सुना दीजिए, पूरी गजल सुना दीजिए, पूरी उसके पूरी बाद अर्जुन सुनाऊं। पांडे जी आ जाएंगे। हाँ जी। तन से तो यहाँ हूँ मैं, तन से तो यहाँ हूँ मैं, किसी और जगह दिल है। तन से तो यहाँ हूँ मैं, किसी और जगह दिल है। उखड़े हुए लोगों में मेरा नाम भी शामिल है। बस इतनी सुना, फिर किसी बहुत समय सुंदर, बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जब सुंदर। सुषमा जी आज लेकिन सुना रही थी, तो लखनऊ में हमारी कुछ बहनों का बड़ा प्यार रहता है, जिसमें विद्या बिंदु सिंह है, जी जी 1987 जी से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनके जीजा जी ने मुझे जोड़ा था, जब हम साहित्य इसमें साप्ताहिक हिंदुस्तान में और कादम्बनी में काम करने के लिए आए थे। सोचा था कि भारत में ही रह लेंगे, नॉर्वे में जर्नलिज्म के बाद, लेकिन किसी कारणवश नहीं ठिकाना लगा, महंगाई थी और बात नहीं बनी। तो उसी के बाद फिर जो है हमारी सुषमा जी हम लोगों से जुड़ी, तो इनको हर बार हमारी गोष्ठियों में आती है। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर अर्जुन पांडे जी आपको आमंत्रित करते हैं, आइए और हाँ, अपनी रचना पाठ करें। स्वागत है आपका। स्वागत है। हाँ जी। आपके आज पद पर मंच का माननीय श्रद्धेय शुक्ल शरद आलोक जी का हृदय से वंदन अभिनंदन। कितना अच्छा लगता है साथियों के साथ जुड़ने से, उनके विचारों को सुनने से। मैं कुछ चंद पंक्तियां क्षणिकाओं के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। घर की मरम्मत सालाना, घर की मरम्मत सालाना और बच्चे की मरम्मत रोजाना। घर की मरम्मत सालाना और बच्चे की मरम्मत रोजाना। जो सोचा था उल्टा हुआ, जो सोचा था उल्टा हुआ, और जिससे बड़ी आशा थी उसी से धोखा हुआ। विश्वासघात को मैंने लिखा, तो जो सोचा था उल्टा हुआ, जिससे बड़ी आशा थी उसी से धोखा हुआ। 2 पंक्तियां आपके बीच में हैं। स्वागत है। एकरे मुंह पर हरदम हंसी होए। मधु शर्मा जी हमारे बीच में दिखाई पड़ रही हैं, सौम्या जी हैं, और पुष्पा जी। आज कैसा सुयोग है कि इला वगैरह आज हमारी मातृ शक्तियां जो है, नारी शक्तियां हमारे बीच में हैं। और मेरे मन में 4 पंक्तियां आई। जेकरे मुंह पर हरदम हंसी होए, जेकरे मुंह में हरदम हंसी होए, जेकरे हृदय में हरदम दया भाव होए, और जेकरे वाणी में हरदम अमृत होए, और जेकरे मने में परोपकारे भाव होए, भला के प्रिय न हो। जेकरे मुंह में हरदम हंसी होए, जेकरे हृदय में हरदम दया भाव होए, और जेकरे वाणी में हरदम हंसी हो अमृत होए, जेकरे मन में हमेशा परोपकारे हो, वो भला वो के प्रिय न हो, सब प्रिय हो जाए। अभी अपने सुषमा सौम्या जी जो है प्रकृति पर, क्योंकि हम तो भाई प्रकृति भूगोल तो प्रकृति पर्यावरण से जुड़े हैं, हमें अच्छा लगा कि प्रकृति और पर्यावरण को छूती हुई उनकी कविता एकदम इतनी अच्छी लगी मुझे। मेरे मन में आया कि 4 पंक्तियां क्यों न प्रकृति के ऊपर ही मैं भी आपको समर्पित कर दूं आप लोगों को। मौसम बदला, मौसम बदला धरती बदली, मौसम बदला धरती बदली, ऋतुअन का आता पता नहीं। मौसम बदला धरती बदली, ऋतुअन का आता पता नहीं,
नदियां सूखी, नदियां सूखी पोखर खाली, नदियां सूखी पोखर खाली, पानी का आता पता नहीं। हिम पिघला बर्फबारी बदली, हिम पिघला बर्फबारी बदली, बर्फ का आता पता नहीं। प्रकृति का क्रोध गुस्सा बढ़ा, प्रकृति का क्रोध गुस्सा बढ़ा, शांति का आता पता नहीं। प्रकृति का क्रोध गुस्सा बढ़ा, शांति का आता पता नहीं। मानो मन मिजाज बदला, मानो मन मिजाज बदला, संस्कृत का आता पता नहीं, संस्कृत का आता पता नहीं। खुशहाली हरियाली लावे बरे, खुशहाली हरियाली लावे बरे, मौसम के मिजाज सुधारे बरे, मौसम के मिजाज सुधारे बरे, प्रकृति विजय के आस छोड़े बरे, प्रकृति से तो प्रेम करे के परे, प्रकृति से तो प्रेम करे के परे। अंत में आज की जो दो लव कथाएं थी और उनके संदर्भ को लेते छूटे हुए, क्योंकि वो ऐसा व्यंग परक जो लव कथा थी उसको लेते हुए, और मैंने दो पंक्तियां अभी तुरंत मेरे मस्तिष्क में आई कि प्रपंची है दुनिया, प्रपंची है दुनिया, प्रपंची जमाना, अरे प्रपंची है दुनिया, प्रपंची जमाना, प्रपंची जनों से बचना बचाना। मनुष्यता और नैतिकता के लिए आवश्यक है कि आज जो सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है उसके लिए हमको प्रपंची लोगों से बचने की जरूरत है। प्रपंच बहुत बढ़ गया है। आज का मंच हमको इन शक्तियों के माध्यम से आज मुझे बहुत अच्छा लगा और सबका मैं हृदय से वंदन करता हूँ, और इसी तरह से अवसर देते रहें शरदालुओं की। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होगा, आनंद की वर्षा होती रहे। इसी के साथ सबका वंदन अभिनंदन और स्वागत। भारत जय संस्कृति। अभी हमारे आदरणीय अर्जुन पांडे जी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, सबको समाहित करना है और सबके हकों के लिए लड़ना है। ये हमने नॉर्वे में सीखा है। दो चीजें सीखी हैं। एक उदाहरण देके बस कार्यक्रम खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर जहाँ रहता हूँ उसके घर के पास यहाँ पर सभी स्कूलों में राजनीतिक 3 सदस्य होते हैं मैनेजमेंट में। एक बच्चों की तरफ से भी, अगर मान लीजिए बाल बच्चों का स्कूल है तो उसमें से भी एक बच्चा सदस्य होता है, एक माता पिता का सदस्य होता है, एक प्रिंसिपल होता है और विद्यालय का सेक्रेटरी या विभागाध्यक्ष, वही इसका ऑफिस का। तो उसमें मैं रहा हूँ। तो वहां पर जब लोग बात करते थे कि एक बच्चा जो है शैतानी कर रहा है, इसको क्लास बदल दिया जाए, मैं उसके खिलाफ था। हमने कभी क्लास नहीं बदलने दिया और हमने कहा कि इसके लिए एक अतिरिक्त अध्यापक रखा जाए इसको संभालने के लिए, क्योंकि इसका वही राइट है जो एक प्रपंची का राइट है जो आपने बताया। तो प्रपंची को भी हमें ध्यान रखना है, अच्छे को भी ध्यान रखना है, बुरे को भी ध्यान रखना है। यही लोकतंत्र की बहुत खूबी है जिसका हम लोग स्वाद नहीं चखा पा रहे हैं और अपने अपने तरीके से किसी को अच्छा कह के, किसी को बुरा कह के। और एक और उदाहरण, नॉर्वे में, भारत में हम लोग विपक्ष की ताकत का सम्मान नहीं करते और उनकी सहायता नहीं लेते। हमारे पास विपक्ष इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ज्ञान वाला है। हमको लग रहा है कि दक्षिण एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता हैं। चौथी पास जैसे कोई बन जाए और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा और संघर्ष से आया हुआ हो तो वो बात अलग है। उधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने खुद बासवानी जी को रोका था बातचीत करने के लिए। तो नॉर्वे में विपक्ष का नेता नेटो का चीफ है, वो सरकारी पार्टी का नहीं है। विपक्ष का नेता नेटो का चीफ है और विपक्ष का, नॉर्वे का विपक्ष का नेता पूरे यूरोपीय समुदाय का सबसे बड़ा मुखिया है। उसे कहते हैं महामंत्री, और हिंदी में हम कहेंगे तो कह देंगे यूरोपीय समुदाय। उसमें रूस भी मेंबर है। रूस को हटाने की कोशिश की गई। नॉर्वे और रूस के ऐसे संबंध हैं कि जैसे पाकिस्तान और भारत के फिर थोड़े मधुर होंगे, लेकिन रूस के और नॉर्वे के नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी कोई आपको खराब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। और नॉर्वे ने बचाया कि जो रूस को यूरोपीय समुदाय से नहीं हटाया जाए। नॉर्वे ने इसलिए बचाया क्योंकि उसको पता है पड़ोसी यही है, बेशक परपंची हो, उसका भी ध्यान देना है। मेरी बात को बुरा ना माने, क्षमा करें। और आज के इस गोष्ठी में सभी लोगों ने जो हमें विचार व्यक्त किए, आदरणीय
टिकू वासवानी जी आए, उनको हमने सामने से देखा, आशीर्वाद उन्होंने दिया हम लोगों को। उसी प्रकार अर्जुन नमस्ते। पांडे जी आए, उन्होंने भी अपना एक तरह से शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में पहुंच करके प्रोत्साहन दिया। और सभी हमारी श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी, चाहे डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, और किसी से कम नहीं मधु शर्मा जी, आप सभी लोगों का हृदय से आभारी। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ प्रोफेसर मोहन सप्रा जी का, कि जो अस्वस्थ रहने के बाद भी हमारे सामने जुड़े। हमारी डॉक्टर कुमारी अनीता जी भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है, अब दोबारा अगली बार समय से जुड़ जाइएगा। आप सभी लोगों का हृदय से आभार। तभी तुम स्नेह लेकर प्रकाशित हुए, चाहिए और क्या था सहारा मुझे, रूप इतने खड़े आज पछता रहे, पर इतना मिला है तुम्हारा मुझे। नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल श्रद्धालु को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।